Hello dear students, welcome to yet another class of social science. This is Ruchi Bhatnagar and we are continuing with our chapter Age of Industrialization. This is our fourth video and today we are going to take up some remaining topics. First topic that we are going to take is factories come up, right? तो कैसे factories इंडिया में आई इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो द फर्स्ट पैराग्राफ डील्स विद द डेटा दैट व्हेन इन विच ईयर factories came up and where in our country, right? So the first cotton mill was established in 1854 in Bombay. At that time it was called Bombay. Mumbai was called Bombay. तो पहली cotton mill जो थी वो 1854 में Bombay में आई, right? इसके बाद within a gap of 8 years 4 more cotton mills were established in Bombay. Then the first jute mill was established in 1855 in Bengal because jute was cultivated in that area. Therefore, jute mill was set up in 1855 in Bengal, and in the another 7 years, second jute mill was established in Bengal. First jute mill was established in 1855 और इसके बाद 7 साल के बाद that is 1862 में second jute mill establish की गई. Then in North India, कानपुर में 1860 में Elgin Mills establish की गई. This was also a cotton mill. Elgin Mills was established in 1816 कानपुर. In Ahmedabad 1861 में cotton mill establish की गई. और साउथ इंडिया में जो फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल थी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1874 इन मद्रास. सो दिस वाज बेसिकली अ डेटा कि 1854 से लेके 1874 तक का डेटा है ये कि कैसे कैसे इंडिया में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैरा ऑफ योर बुक. सी द पैराग्राफ्स डू नॉट हैव एनी हेडिंग्स and if you want to make it convenient for you to frame the answers, it is best to give a heading to the paragraph so that whenever you search for an answer you will get the answer in a particular paragraph. तो हर paragraph को एक heading देना it's very important. ठीक है. तो हम इस paragraph की हमने heading क्या रखी है, who set up industries, कि industries किसने set up की. तो basically यहाँ पर हम entrepreneurs के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया में पहली बार इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश की थी. तो आप लोग भी ये हेडिंग अगर फ्रेम कर लेते हो तो आपको आंसर सर्च करने में आसानी होगी. सो व्हाट हैपेंड और व्हाट इंस्पायर्ड आवर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री. क्या हुआ था, इसकी हिस्ट्री जो है वो चाइना के साथ ट्रेडिंग के साथ हम लिंक कर सकते हैं. बिकॉज इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ट्रेडिंग विद चाइना. ब्रिटिशर्स जो थे, जो हमारे कॉलोनियल पावर्स थे, जिन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की किसके साथ, चाइना के साथ. और चाइना के साथ वो क्या ट्रेडिंग करते थे, दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट ओपियम फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड इन रिटर्न दे परचेज्ड टी फ्रॉम चाइना एंड देन एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड. तो बेसिकली क्या एक ट्रायो था कि इंडिया से ओपियम चाइना जाता था और ओपियम के बदले में वो उनसे टी लेते थे, चाय की पत्ती, और वो टी लीव्स वो सेंड करते थे इंग्लैंड में. ठीक है. तो ये जो इनका ट्रेड लिंक था, इस ट्रेड लिंक में अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मैनी जूनियर ट्रेडर्स वर ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि केवल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम नहीं होता है, बहुत सारे दूसरे काम उसके साथ लिंक होते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स थे वो भी उनके साथ एसोसिएटेड थे, लाइक फाइनेंसिंग के लिए, कैरी करने के लिए गुड्स को, बैंक्स में से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए. तो ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिसके लिए इंडियन जूनियर ट्रेडर्स, मतलब उनको एक जूनियर ट्रेडर्स इसलिए बोला गया क्योंकि दे वर असिस्टेंट टू दोज इन ऑफिशियल्स, बिग ऑफिशियल्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. मतलब वो उनकी असिस्टेंट थे या उनकी हेल्प कर रहे थे. वो दे वर नॉट द मेन बिजनेसमैन, दे वर जस्ट असिस्टिंग और दे वर जस्ट हेल्पिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो वो जो जूनियर ट्रेडर्स थे या जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन थे, दे अर्नड मनी थ्रू ट्रेडिंग विद चाइना. जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग हो रही थी उसके थ्रू इन इंडियन बिजनेसमैन ने भी वेल्थ इकट्ठी की, पैसा इकट्ठा किया. और फिर उनका एक विजन था, सम ऑफ देम हैड अ विजन टू मेक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया. ठीक है. उनमें से कुछ विजनरी लोग थे जो कि ये चाहते थे कि इंडिया का भी डेवलपमेंट हो एंड दे वांटेड टू सेट अप इंडस्ट्रीज़, इंडियन इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया.
ठीक है, तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है, सम हैव विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो इनमें से जो मेन है, ही वॉज द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर एक बंगाल में एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेडिंग के में काफ़ी पैसा कमाया, और उसके बाद ही वॉज ऑफ द विजन कि उनको ये बिलीव था कि इंडिया का डेवलपमेंट तभी होगा जब वो वेस्टर्नाइज होगा या इंडस्ट्रियलाइज होगा। ठीक है, तो उन्होंने 1830s और 1840s में 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज शुरू की। यू कैन इमेजिन बाय योरसेल्फ कि कितने विजनरी वो पर्सन रहे होंगे जिन्होंने 10 years के गैप में 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एस्टेब्लिश की थी। दे वर रिलेटेड टू माइनिंग, शिप बिल्डिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने, आपको साइड में द्वारकानाथ टैगोर का एक पिक्चर दिया हुआ है, उसके नीचे मेंशन्ड है, तो रीड दैट कैप्शन। तो उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की, कहाँ पर? बंगाल में। लेकिन 1840s का जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तब ये जो कंपनीज थी वो सैंक हो गई, मतलब वो डूब गई, उनका बिजनेस जो है वो उससे ज़्यादा नहीं चल पाया। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, some of the businessmen they were also earning money through trading with China, और उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करते हुए इंडिया में सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर आए, सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की। समझ में आ रहा है? द्वारकानाथ टैगोर ने तो स्टार्ट किया, बट उनकी कंपनीज जो थी वो 1840s तक आते आते डूब गई। तो बाद में आगे चल के कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेडिंग करते हुए पैसा कमाया और फिर उसको इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया, एंड दे बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। उनमें से कुछ मेन नाम हैं, दीज वर पारसी बिजनेसमैन थे ये, दिनशॉ पेटिट एंड जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। जो आज हम टाटा ग्रुप देखते हैं, उन्हीं का इनिशिएशन कहाँ से हुआ था? दे बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बाय ट्रेडिंग विद चाइना, एंड दे वर ऑल्सो इन रॉ कॉटन एक्सपोर्ट विद इंग्लैंड को रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट भी करते थे ये लोग। ठीक है, सिमिलरली देयर वाज अ बिजनेसमैन कॉल्ड सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद वाज द पर्सन हु सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा, जिन्होंने, अभी हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट जूट मिल कब सेटअप हुई थी? 1855 में बंगाल में। लेकिन ये किसकी कंपनी थी? इट वाज अ कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उनकी मिल थी। बट इंडियन मिल जो सबसे पहली सेटअप की वो किसने की थी? सेठ हुकुमचंद, हु वाज ए मारवाड़ी बिजनेसमैन। वो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, और उन्होंने 1917 में कैलकाटा में पहली जूट मिल एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो इन टर्म्स विद ट्रेडिंग विद चाइना। ही वॉज ऑल्सो ट्रेडिंग विद चाइना, जूट को वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना में। सिमिलर केसेस वर विद द फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ जीडी बिरला। जीडी बिरला जो हैं, उनके फादर और ग्रैंड फादर भी इसी तरह चाइना के साथ ट्रेडिंग से उन्होंने पैसा कमाया, एंड दे बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। सो दिस वॉज अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ वी शुड से कॉलोनियल इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब से ये इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी इंडिया में। ठीक है, नाउ वेयर डिड द नेक्स्ट पैरा को हम हेडिंग दे रहे हैं, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम। अभी हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल में बार बार चाइना का नाम आ रहा है कि ट्रेडिंग विद चाइना, ट्रेडिंग विद चाइना। तो क्या सारा पैसा सिर्फ चाइना से ही आता था? सारी वेल्थ जो थी वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी? नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। कि ऐसा नहीं था कि जितने भी बिजनेसमैन थे वो केवल चाइना के साथ ट्रेडिंग में वेल्थ अर्न कर रहे थे। देयर वर सम अदर नेटवर्क ऑल्सो, थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स ऑल्सो इंडियन बिजनेसमैन वर अर्निंग मनी, लाइक ट्रेडिंग विद बर्मा। जो मद्रास में कुछ कंपनीज थे, कुछ बिजनेसमैन ऐसे थे, कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो कि बर्मा के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। बर्मा क्या है? बर्मा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार इज़ अ नेबरिंग कंट्री, और उसका जो पहला पुराना नाम है, ओल्ड नाम है, वो क्या है? बर्मा। तो यू कैन इमेजिन कि मद्रास का है तमिलनाडु का, दैट इज़ ईस्टर्न कोस्ट पे, और म्यांमार भी ईस्टर्न साइड पे है, तो यहाँ से ट्रेडिंग होती थी मद्रास से बर्मा में। सिमिलरली दे हैड ट्रेडिंग लिंक्स विद मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ भी ट्रेडिंग होती थी। नाउ ये तो आउटसाइड ट्रेडिंग हो गई, दैट मीन्स विद अदर कंट्रीज देयर वर ट्रेडिंग विद इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी किसी बाहर कंट्री के साथ ना होते हुए इंडिया में भी विद इन इंडिया भी ट्रेडिंग हो रही थी। लाइक देयर वर मैनी थिंग्स दैट हैव टू बी
linked with whenever a business is run, बहुत सारी चीज़ों को लिंक करना पड़ता है, लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए, बैंकिंग्स है, इंश्योरेंस है, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं. सो इंडियंस वर ऑल्सो डूइंग ट्रेडिंग विद इन इंडिया, लाइक कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन द सिटीज़. सो इन सब के थ्रू भी इन लोगों ने पैसा कमाया, ये ट्रेडर्स ने पैसा कमाया. एंड when they got the opportunity of investment, they set up their own industries. So this was about where did the factories, where did the capital come from. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, where did the workers come from. इसके पहले एक और है कि who controlled the industries. The next topic is who controlled the trading. As we are already studying this, that India was under the control of East India Company, so therefore the trading was also under the tight control of East India Company. जैसे जैसे कॉलोनियल पावर उनकी बढ़ रही थी, तो नेचुरल सी बात है कि वो ट्रेडिंग को भी अपने कंट्रोल में रखना ही प्रीफर करेंगे. So that is why the colonial control over Indian trade also tightened. Got it? Now what happened that Indian merchants could function only in limited fields. Indian merchants जो थे उनके ऊपर बहुत सारी restrictions थी. They can trade only in limited fields, like they cannot trade in manufactured goods. उनको किसी भी तरह की manufactured, क्योंकि वो उनको अपने लिए competition नहीं चाहिए था ना. वहाँ पे manufactured goods वहाँ से import हो रहे हैं, ब्रिटेन से इंडिया में मैनचेस्टर से आ रही है कॉटन के कपड़े, तो वो अपने लिए किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं चाहते. देयरफॉर इंडियन ट्रेडर्स को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में ट्रेडिंग करने की परमिशन नहीं थी. ठीक है, दे वर बैड फ्रॉम ट्रेडिंग इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड दे वर ऑल्सो एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस. शिपिंग बिजनेस से भी उनको बाहर निकाल दिया गया था. सो दे वर ओनली अलाउड टू ट्रेड इन द रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स. ठीक है, इंडियन बिजनेसमैन जो थे वो केवल रॉ मटेरियल में और किस में ट्रेड कर सकते थे, फूड ग्रेन्स में, लाइक ओपियम था, वीट था, इंडिगो था, इन चीज़ों में ही इंडियन ट्रेडर्स कुड ट्रेड ओनली. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इंडियन ट्रेडर्स स्टार्टिंग में फ्लरिश नहीं कर पाए टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और बिजनेसमैन कुड नॉट फ्लरिश, द मार्केट वॉज टोटली इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और इनकी जो ये मैनेजमेंट और कंट्रोल का सिस्टम था, ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता था, थ्रू यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़. यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ बनाई थी उन्होंने, जो कि पूरा ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सारे जो डिसीजंस होते थे वो उनके हाथ में होते थे. सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता था, दीज यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज. एंड द थ्री बिगेस्ट ऑफ देम वर लाइक बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी. ये तीनों सबसे बड़ी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी जो कि पूरा मार्केट को कंट्रोल करती थी, पूरी ट्रेडिंग को कंट्रोल करती थी. इनफैक्ट जो फ्लो ऑफ मनी था, जो पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स कौन होते थे, दे वर द फैक्ट्री ओनर्स ऑफ आवर कंट्री. But how to invest that money, that capital, and how to take decisions, every decision was under the European managing agencies. आ रहा है समझ में? जो इनफ्लो ऑफ कैपिटल था दैट वाज थ्रू द इंडियन ट्रेडर्स, क्योंकि जो फाइनेंसेस हो रहे हैं, फाइनेंसिंग जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया की हैं, बैंकिंग कंपनीज जो हैं वो इंडियन ट्रेडर्स हैं, जो ट्रांसफ़र हो रहा है फंड्स का वो इंडियन ट्रेडर्स कर रहे हैं. बट द डिसीजन वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन मैनेजिंग agencies, and three biggest of them were Bird, Higler and Company. This can come in 1 mark question also and in a 3 mark question also. Like कि कैसे ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जाता था. मैं यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के नाम 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं. एंड्रयू यूल, जार्डिन स्किनर एंड कंपनी. राइट नाउ ये जो मैनेजिंग, जो ये इनके जो ट्रेडर्स होते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, उनकी अपनी ट्रेड और इन कॉमर्स की एसोसिएशंस भी होती थी. देयर वर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स of these European merchants and European traders. Indian traders and Indian merchants were not allowed to join these
चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। वो अपना अलग से कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं बना सकते थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स समझ रहे हो आप लोग? दिस इज़ एन एसोसिएशन दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अपने कलेक्टिव जो बेनिफिट होता है उसके लिए अपने एसोसिएशंस बनाकर रखते हैं। तो सेम एसोसिएशंस वर देयर फॉर यूरोपियन मर्चेंट्स एंड यूरोपियन बिजनेसमैन, बट इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू जॉइन दोज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, राइट? So this is about the topic who controlled the trading. As usual, you must be clear in your mind that these tradings were controlled totally by the East India Company and the European managing agencies. Now, the next topic is where did the workers come from? अब सारी बातें हो गई, आपको पता चल गया इंडस्ट्रीज़ किसने लगाई, पैसा कहाँ से आया, कैपिटल मनी कहाँ से आया, चाइना से और दूसरी कंट्री से, एंड ट्रेडिंग विद इन इंडिया से। फिर उनको कंट्रोल कौन करता था ट्रेडिंग को, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जब आपकी फैक्ट्रीज़ लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उनमें काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए, वर्कर्स भी तो चाहिए। तो ये वर्कर्स कहाँ से आते थे? बहुत सारी फैक्ट्रीज़ थी तो बहुत डिमांड थी वर्कर्स की, मोर वर्कर्स मोर डिमांड, तो इसलिए बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला इस ड्यूरेशन में। लाइक सी द फिगर्स, in 1901 the number of workers that were employed in factories were 5,84,000, ठीक है? और ये 1946 में, that is after 45 years, it became 24,36,000. I know that there is a vast span of time also, but जो number of workers था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ 5 लाख था और अब 24,36,000 वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, ठीक है? तो ये कहाँ से आते थे ये वर्कर्स? मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स दे कम फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। जो भी जहाँ पर भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके नेबरिंग जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आसपास के विलेजेस हैं, वहाँ से गांव के लोग दे मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क whenever they get the news of any vacancy, और उनको पता चलता है कि कोई नई इंडस्ट्री लगी है, वहाँ पर काम करने वालों की ज़रूरत है, लेबर्स की ज़रूरत है। सो दिस मूव फ्रॉम villages to cities and then get the work in these factories. So they come from nearby districts. You can see the examples in your books. Try to मग आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो कि जो बॉम्बे में जो मिल्स थी उसमें ओवर 50% वर्कर्स जो थे 1911 में, 50% वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है बॉम्बे का, वहाँ से ज़्यादातर 50% वर्कर्स रत्नागिरी से आ रहे थे। सिमिलरली इन कानपुर की जो मिल्स थी वहाँ पर जो वर्कर्स थे दे वर कमिंग फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस, उस डिस्ट्रिक्ट के जो आसपास विलेजेस थे वहाँ से आते थे। इनको काम मिलता था, जब खेती का काम नहीं होता है तब ये लोग सर्च करने के लिए वर्क सिटीज़ में आ जाते थे, मिल्स में काम करते थे, और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल्स दे यूज टू मूव फ्रॉम सिटीज़ टू देयर विलेजेस। ये एक ट्रेडिशन ही था कह सकते हैं हम। उस समय पर ऐसा माना जाता था दैट दे विल गेट द लीव ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। जो भी लेबर्स वहाँ वर्क कर रहे हैं उनको हार्वेस्ट सीजन में उनके गांव पर जाने की परमिशन मिल जाती थी। सो दिस वाज द थिंग। नाउ लेटर व्हाट हैपेंड, वर्कर्स स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू लार्ज डिस्टेंसेस ऑल्सो। अभी तक तो हम देख रहे हैं 1911 तक की आसपास की जगहों से ही आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के ये ट्रेंड भी चेंज हो गया। लोग जो थे वो बहुत दूर दूर तक डिस्टेंसेस ट्रैवल करके जॉब के लिए जाने लगे। जब भी उनको पता चलता कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं तो दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम one place to another and up to large distances also. Like there's an example that from United Provinces to Bombay or even Calcutta. United Provinces was the area, वो region जो कि आज के टाइम पे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला जो region है, that region was the United Provinces at the time of British colonial rule. तो वहाँ से चल के they move westwards, बॉम्बे तक जाते थे या फिर ईस्टवर्ड्स वो कैलकाटा तक वर्क की सर्च में जाते थे, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे। अब हमें ये देख के लग रहा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो काम मिलना तो बहुत आसान था, वर्कर्स मूव करके जाते थे, उन्हें जॉब मिल जाती थी। बट नो, दिस वाज नॉट द थिंग। गेटिंग जॉब वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट फॉर द लेबर्स ऑल्सो, क्योंकि जॉब की संख्या कम थी एंड हमारे यहाँ जो लेबर था, अनएम्प्लॉयड लेबर, उसकी
जो संख्या थी, उसका नंबर था, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है. सो गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफ़िकल्ट. द एंट्री इन द इंडस्ट्रीज वॉज लिमिटेड, वॉज रेस्ट्रिक्टेड, एंड देयरफॉर ऑल द पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ did not get the job in the industries. उनको कहीं ज़रूरी नहीं है कि उनको जॉब मिल ही जाए, ठीक है. इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बेसिकली यूजुअली एम्प्लॉय करते थे एक जॉबर को. देयर वॉज अ पोस्ट, और वी शुड से अ पर्सन हु इज़ टर्म्ड एज जॉबर. जॉबर मीन्स जो जॉब दिलाने का काम करता है. तो यूजुअली इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे वो अपने यहाँ वर्कर्स रखने के लिए जॉबर्स को एम्प्लॉय करते थे, ठीक है. जॉबर्स का क्या काम होता था? दे वर यूजुअली ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स, जो पुराने और उनके ट्रस्टेड वफ़ादार जो बहुत समय से काम कर रहे हैं, से फ्रॉम अबाउट 20 to 25 ईयर्स कोई अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो दे बिकम देयर ट्रस्टवर्दी एंड दे वर एम्प्लॉयड एज जॉबर्स. तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी, या ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जॉबर्स क्या क्या काम करते थे या वो उनका क्या रोल था. दे वर ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर, गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज. अपने गांव से लोग को वो लेकर आता था. जब भी उसको लगता कि ओनर ने कहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या वैकेंसीज़ हैं, तो वो अपने गांव से लोगों को ले आता था. इंश्योर देम जॉब, उनको जॉब की गारंटी देता था, इंश्योर करता था दैट यू विल गेट द जॉब हियर. हेल्प देम सेटल इन द सिटी, उनको सिटी में सेटल होने में हेल्प करता था. हेल्प देम विद द मनी ऑल्सो, समटाइम्स इफ़ दे रिक्वायर मनी तो वो उनकी मनी से भी हेल्प करता था. एंड in turn he also demanded money and gifts for his favor. उनको सेटल करने में पूरी हेल्प करता था, जॉब दिलाने में. और एक बार जब सेटलमेंट हो गया, वो उनको जॉब मिल गई, देन ही यूज्ड टू डिमांड गिफ्ट्स एंड मनी फॉर हिज फेवर. सो दिस वॉज हाउ जॉबर वॉज परफॉर्मिंग हिज रोल इन द इंडस्ट्रीज. सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. So we'll continue with the next topic in the next video.